हेलो भाई। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीष कुमार ऑफिशियल। तो ये लैंगचेन प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हम दो वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ बेसिक कंपोनेंट एंड एजेंट्स के बारे में स्टडी किया था। तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रैग। व्हाट इज रैग? रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। रैग स्टार्ट करने से पहले हम जो हमने पीछे की दो वीडियो में स्टडी किया है उसका क्विक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में स्टडी किया था कंपोनेंट्स ऑफ लैंगचेन, जिसमें हमने देखा था मॉडल, प्रॉम्प्ट, इंडेक्सेस, मेमोरी एंड चेन। एंड सेकंड वीडियो में हमने स्टडी किया था एजेंट्स के बारे में। व्हाट इज एजेंट? एंड एजेंट में टूल का कॉन्सेप्ट है, टूल बाइंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड टूल किट क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हमने ये स्टडी किया है। तो आज की इस वीडियो में हम हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन है क्या एंड इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी। सो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन is the approach that combines the retrieval system with the language model to generate the accurate and context aware response। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक रिट्रीवल सिस्टम है और रिट्रीवल बोल सकते हैं हम, प्लस जो हमारे एग्जिस्टिंग एलएलएम था, जो हम अभी तक पढ़ रहे थे एलएलएम के बारे में, उनको कंबाइन कर रहे हैं कंटेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए। अब इसका मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले जो मेन इसका पर्पस है वो है ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ एलएलएम फिक्स ट्रेनिंग डाटा। जैसा कि जो हमारे एलएलएम्स हैं, ओपन सोर्स मॉडल हैं या क्लोज सोर्स कोई मॉडल है, तो उसका ट्रेनिंग डाटा फिक्स है। फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं एंड आप एलएलएम मॉडल यूज़ कर रहे हैं अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। अब आप उसमें चैट कर रहे हैं, आपने पूछा कि जो भी कंपनी है एक्स वाई जेड, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। अब आपने ये क्वेरी पूछी, बट जो आप एलएलएम यूज़ कर रहे हैं उसने तो ये ट्रेनिंग में डाटा देखा ही नहीं है, उसके पास ये डाटा अवेलेबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये डाटा उसके पास अवेलेबल नहीं होगा, तो वो आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके नहीं दे पाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैग पाइपलाइन का। एंड दूसरा इसका मेन पर्पस है, ये डायनेमिकली फैच करता है हमारे टेक्स्ट को एक्सटर्नल नॉलेज बेस से, या हम बोल सकते हैं वेक्टर डेटाबेस से, जो हमारे पास रिसेंट और करंट रिस्पॉन्सेज हैं उसको। अब इसके जो मेन बेनिफिट्स हैं वो तीन तीन मेन बेनिफिट्स हैं। सबसे जो मेन बेनिफिट है इसका वो है अप टू डेट इंफॉर्मेशन। अब अप टू डेट इंफॉर्मेशन कैसे? फॉर एग्जांपल फिर से हम ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले रहे हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या था, आपने कोई डाउट पूछा, आपकी जो क्वेरी थी वो थी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। ओके। अब अप टू डेट इंफॉर्मेशन ऐसे कि आपने 1 वीक पहले ये चेक किया कि इसके रूल एंड रेगुलेशन क्या थे। अब कंपनी में कुछ रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया एंड उसमें दो रूल्स और ऐड कर दिए। सो अब आपका जो डॉक्यूमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का रूल एंड रेगुलेशन का, अब वो अपडेट हो गए हैं, आपको एक अपडेटेड रिस्पॉन्स चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
अगर आप बात करें सिंपल एलएलएम की, जिसमें ये ट्रेनिंग में डाटा दिखा ही नहीं है। सो इसके लिए आप रैग पाइपलाइन यूज कर रहे थे। अब रैग में क्या था कि आपका जो कर रहा था और रिसेंट रिस्पॉन्स दे रहा था, जो आपका डॉक्यूमेंट अपडेटेड था वो अपडेटेड डॉक्यूमेंट अब इसके पास आ गया, एंड आपको ये रिस्पॉन्स इस अपडेटेड डॉक्यूमेंट से आएगा, जो कि मोर कॉन्टेक्स्ट अवेयर होगा एंड एक्यूरेट होगा। अब नेक्स्ट इसका बेनिफिट है बेटर प्राइवेसी। अब आज के डिजिटल वर्ल्ड में प्रोवाइड करता है, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे। सेम एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे हम ऑर्गेनाइजेशन का। अब ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं एंड के जो भी फाइनेंशियल इसके जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हैं उसके साथ आप क्वेरी करना चाहते हैं, उसके जो भी उससे रिसेंट डाटा है उसको आप फैच करना चाहते हैं। अगर आप इसको जो भी हमारे पास ओपन सोर्स एलएलएम्स हैं या कोई जैसे जीपीटी मॉडल्स हैं उसमें अपलोड करते हैं, तो इसमें मेन कंसर्न रहता है प्राइवेसी, सिक्योरिटी का कंसर्न। अब रैग इसको कैसे अवॉइड करता है, जो आपका एक रैग सिस्टम बना अब ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर रैग, अब उसमें आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, एंड अब वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आपके जो रैग मॉडल है, रैग पाइपलाइन होगी उसी तक अवेलेबल होगा, एंड उसी वही उस डाटा को फैच कर सकते हैं। सो ये आपको एक ग्रेटर लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये थे इसका सेकंड बेनिफिट। एंड थर्ड बेनिफिट जो है इसका वो है हमारे पास नो लिमिट ऑन दी डॉक्यूमेंट साइज। अब ये बेनिफिट कैसे है, जैसे आप जैसे जीपीटी पे सर्च कर रहे हैं, उधर लिमिट आ गई कि आप कुछ लिमिट आ गई कि आपने जैसे 10,000 सॉरी 1,000 रिस्पॉन्स जनरेट करवा लिए हैं, एंड अब आपको कुछ टाइम बाद इसमें दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, तब इसको नेक्स्ट आप इससे क्वेरी कर सकते हैं। बट आपकी रैग पाइपलाइन में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, नो बाउंडेशन ऑन डॉक्यूमेंट साइज। आपका डॉक्यूमेंट कितना भी लेंथी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके प्रोसेसिंग पावर, जो भी आपका सिस्टम है उसकी कितनी प्रोसेसिंग पावर है और कितने टाइम में आपको वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहे हैं। अब इसके बाद आता है हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ दी रैग। अब मेन इसका जो आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले जो इसके मेन कंपोनेंट हैं वो हम डिस्कस करेंगे, देन हम रैग आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। सो इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ दी रैग आर्किटेक्चर। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो थे डेटा लोडर, डेटा स्प्लिटर, वेक्टर डेटाबेस एंड रिट्रीवर। ये चार इसके जो मेन कंपोनेंट हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि किसका क्या क्या फंक्शनैलिटी है। सबसे पहले डेटा लोडर, जैसे कि नाम से पता चल रहा है डेटा प्लस लोड।
डेटा को हमने सिस्टम में लोड करना है। सो इसमें हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं। एक आता है सिंपल लोड फंक्शन टेक्निक से बजाय इसको हम फंक्शन बोल सकते हैं। एक आता है लोड फंक्शन, एक आता है हमारे पास लेजी लोड फंक्शन। अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आपका लोड फंक्शन है वो एंटायर डाटा जो होगा आपका उसको लोड कर लेगा एक ही टाइम पे, बट लेजी लोड ऐसा नहीं करता है। लेजी लोड कैसे वर्क करता है? लोड बेस्ड ऑन डिमांड, मतलब जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी उसी डाटा को हम लोड करेंगे। अब इसमें एक डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस क्या है? ये था इसकी जो मेन डेफिनेशन थी। अब डिफरेंस है कि अब लोड है आपका, जो एंटायर डाटा है उसको एक टाइम पे लोड कर रहे हैं, तो उसका जो स्टार्टअप टाइम होगा, मतलब इनिशियल जब स्टार्ट कर रहे हैं आप उसको, वो स्लो होगा। बट इन लेजी लोड वो उसके अपोजिट होगा, मतलब स्टार्टिंग में फास्ट फास्टली एग्जीक्यूट कर रहा है, स्टार्टअप टाइम उसका स्लो सॉरी स्टार्टअप टाइम उसका कम है। इधर जो स्टार्टअप टाइम स्लो मतलब कि जो हमारे पास सिस्टम है वो स्टार्ट होने के लिए टाइम ज़्यादा ले रहे हैं। एंड अगला इसका जो मेन डिफरेंस है वो है हमारे पास कि जो आपका स्टार्टअप टाइम था वो तो इसमें ज़्यादा था, बट इसमें सारा डाटा अवेलेबल है तो आपको दोबारा फैच नहीं करना पड़ेगा। सो ये हमें फास्टर रिस्पॉन्स देता है। बट लेजी लोड आपका ऑन डिमांड लोड कर रहे हैं तो इसमें रिस्पॉन्स का इशू रहता है। ये मेन डिफरेंस था लोड एंड लेजी लोड में। अब हमारे पास डेटा लोडर की कौन कौन से मेथड थे? एक था हमारे पास सिंपल टेक्स्ट लोडर, जो कि हमारे सिंपल टेक्स्ट को सिस्टम के लिए लोड करता है। नेक्स्ट है पाई पीडीएफ लोडर। पाई पीडीएफ लोडर का एक और वर्जन आता है पीडीएफ प्लम्बर। ये हमारा बेसिकली पीडीएफ को लोड करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास है वेब बेस लोडर, एंड लास्ट है हमारा सीएसवी लोडर। इसमें और भी काफ़ी सारे डाटा लोडर हैं, बट जो मेनली यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होने वाले लोडर हैं, वो ये इन्हीं को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है इसके बाद हमारे पास आ गया अब टेक्स्ट लोडर, सॉरी टेक्स्ट स्प्लिटर। टेक्स्ट स्प्लिटर का क्या काम है कि जो हमारा लार्ज डॉक्यूमेंट होगा उसको ये चंक्स में और स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अब बेसिकली देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों है। जैसे कंसीडर करेंगे हमारे पास ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, एक इसको बुक कंसीडर कर सकते हैं हम। एंड इसमें हमारे पास 10,000 पेजेस हैं। अब जब हम एंटायर इस डाटा कोड सिस्टम में पास करेंगे, सो हमारे पास जो रिस्पॉन्स टाइम है वो ज़्यादा होगा, मतलब हमें जो रिस्पॉन्स है उसके लिए वेट करना पड़ रहा है। इसमें हम जो वेक्टर डेटाबेस है वो यूज़ तो कर रहे हैं, जिसमें हम इंडेक्स से हम रिट्रीवल को फास्ट कर रहे हैं। बट आप एग्जांपल कंसीडर करो, जैसे बुक है 10,000 पेजेस की, उसका एक इंडेक्स है हमारे पास। अब उस इंडेक्स में आपको इन्फॉर्मेशन है कि कौन से पेज पे कौन सा कंटेंट अवेलेबल है, बट आप 10,000 पेजेस में फिर भी आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, आप उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते हैं। बट अगर इसी बुक्स को हम 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एंड थाउजेंड पेजेस, तो अब इससे क्या फ़ायदा होगा?
जो हम इस 10,000 वाले डॉक्यूमेंट को मैनेज कर रहे थे, अभी हमारे पास 1000 आ गए हैं। तो जो हमारी प्रोसेसिंग होगी, हमने जो फाइंड करना है वो डॉक्यूमेंट अपने इसी कॉन्टेक्स्ट में अब फाइंड आउट करना है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स थे उनमें हमने कोई सर्चिंग परफॉर्म नहीं करनी है। इससे हमारा क्या हो रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कम हो रहा है। सो ये थे हमारे टेक्स्ट स्प्लिटर। अब इसमें जो मेनली टेक्स्ट स्प्लिटर हैं वो हैं लेंथ बेस्ड, स्ट्रक्चर बेस्ड एंड सिमेंटिक बेस्ड। लेंथ बेस्ड मतलब कि हम टोकन के बेस पे उसको स्प्लिट कर रहे हैं, एंड स्ट्रक्चर बेस्ड मतलब कि जैसे हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ एंड हो गया है या नया पेज स्टार्ट हो गया, तो उसके बेस हम स्प्लिट कर रहे हैं। एंड सिमेंटिक मीनिंग बेस्ड आता है कि जब तक हमारे जो उस कॉन्टेक्स्ट का मीनिंग चेंज नहीं हो जाता है तब तक हम उसको एक ही चंक में रखेंगे, उसके बाद उसका चंक्स हम सेपरेट कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर डेटाबेस। और वेक्टर डेटाबेस का जैसे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर डेटाबेस की क्या मेन फीचर्स हैं। वेक्टर डेटाबेस फर्स्ट फीचर था कि ये आपको सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करने के लिए अलाउ करता है। दूसरा, इसमें हम एम्बेडिंग्स वेक्टर स्टोर करते हैं जो पॉसिबल नहीं है हमारे पास रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। एंड थर्ड वन, ये हमें अलाउ करता है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। CRUD मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। एंड फोर्थ इसका फीचर है स्टोरेज। एज ये डाटाबेस है तो हमें स्टोरेज तो प्रोवाइड करेगा ही। अब इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले वेक्टर डेटाबेस हैं वो है हमारे पास फेस वेक्टर डेटाबेस एंड क्रोमा वेक्टर डेटाबेस। इसमें और भी डेटाबेस हैं जैसे पाइनकोन एंड मैनी मोर, पर जो हमारे पास अगर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए हम फेस वेक्टर डेटाबेस यूज़ करते हैं। एंड अगर हम लार्ज स्केल के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम क्रोमा वेक्टर डेटाबेस यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास रिट्रीवर। अब रिट्रीवर क्या है, जैसे नाम से पता चल रहा है कि रिट्रीव करना है, कुछ किसी एक्सटर्नल डेटाबेस से कुछ रिट्रीव करना है। लाइक जैसे हमारे पास ये कुछ सिस्टम है, सॉरी डेटाबेस है, इसमें कुछ चंक्स हमारे पास स्टोर्ड हैं, इसके जो वेक्टर एम्बेडिंग वेक्टर है वो स्टोर हैं। अब हमने कुछ इससे फैच करना है, जैसे हमारे पास जो जैसे हमारे पास वेक्टर्स हैं वो हमारे पास वेक्टर स्पेस में इस तरह रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लाइक ये कुछ वेक्टर्स हैं। अब जो हमारी क्वेरी का वेक्टर आया, अब उसको हम जब सिमेंटिक सर्च परफॉर्म कर रहे हैं वो लाइक कुछ इस तरह से आया, वो इस वाले हमारे वेक्टर के पास से पास हो रहा है। जब हम जैसे रिट्रीवर में के की वैल्यू सेट कर रहे थे कि जो पास्ट के जो मोस्ट रिसेंट के कंटेंट होगा उसको वो रिट्रीव करेगा। लाइक हमने इधर 2 वैल्यू सेट कर ली। सो फर्स्ट वन तो ये जो इसके पास वाला वेक्टर है, एक तो ये निकाल के देगा, एंड इसके और पास कौन सा वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, ये 2 वेक्टर हमें निकाल के देगा। एंड इसके बेस पे जब हमारा प्रॉम्प्ट बनेगा जिसमें क्वेरी प्लस कॉन्टेक्स्ट, वो फिर पास होगा हमारे LLM को। तो मतलब जो हमें सर्चिंग परफॉर्म करेंगे वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंट, जैसे हमारा पास जो डॉक्यूमेंट था उसको हमने स्प्लिट करके स्मॉल डॉक्यूमेंट में कर लिया था। सो हमें अब इसमें स्मॉल डॉक्यूमेंट में हमें पता लग गया कि जो हमारा कॉन्टेक्ट जो हमारी क्वेरी वेक्टर है वो इस वाले डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रहे हैं। अब हम सर्चिंग इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, एंड सर्चिंग परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आएगा उसको रिट्रीव कर रहे हैं हम यूजिंग रिट्रीवर। ये था इसका मेन कॉन्सेप्ट रिट्रीवर का।
इसमें जो मेन रिट्रीवर हैं जैसे विकीपीडिया रिट्रीवर है, विकीपीडिया से कुछ रिट्रीव करना हो, या आर से रिट्रीव जैसे कुछ रिसर्च पेपर्स होते हैं उससे रिट्रीव करना हो, तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले रिट्रीवर हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास रैग का आर्किटेक्चर है वो क्या था, इन कंपोनेंट्स का यूज़ करके वो कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जैसे हमारे पास कुछ एक्सटर्नल सोर्स था डाटा का, वहाँ से हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे ये वाला डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अब जब एक्सटर्नल डेटा सोर्स था उसमें हमने डॉक्यूमेंट लोडर की हेल्प से ये हमारा एक्सटर्नल डेटा सोर्स था, एंड इससे हमने जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसको डॉक्यूमेंट लोडर की हेल्प से हमने सिस्टम में लोड कर लिया। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आ गया। अब वो डॉक्यूमेंट हो सकता है कि हमारे पास लार्ज साइज़ का हो। सो उस लार्ज साइज़ को की वजह से हमारे पास जो प्रोसेसिंग है वो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो ज़्यादा हो जा रहा है। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को हम चंक्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसको इन 4 चंक्स में डिवाइड कर दिया इस डॉक्यूमेंट को। अब इसके बाद क्या हो रहा है, जो हमारे पास हर एक चंक था उसको हम एक एम्बेडिंग मॉडल में पास कर रहे हैं। अब एम्बेडिंग मॉडल का क्या काम है, एम्बेडिंग जनरेट करना। अब एम्बेडिंग जनरेट हो गई। अब एम्बेडिंग आई हमारे पास, जैसे जो हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है उसकी एम्बेडिंग लाइक E1 एम्बेडिंग वेक्टर आ गया, इसका E3 आ गया, इसका E4 आ गया, लाइक इस तरह से। अभी हमारे पास कुछ वेक्टर आए, इन वेक्टर्स को हमने किसी जगह पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वेक्टर स्टोर, मतलब वेक्टर डेटाबेस। ये हमारे पास क्रोमा भी हो सकता है, फेस भी हो सकता है, पाइन कोन भी हो सकता है, बेस्ड ऑन दी रिक्वायरमेंट। अब वेक्टर स्टोर में हमारे पास स्टोर हो गया, ये हो गया हमारे पास इनिशियल स्टेप्स। अब आता है यूज़र साइड। अब यूज़र ने हमारे पास, यूज़र की कोई क्वेरी आई, एंड क्वेरी हमारे पास जो है अब वो क्वेरी हमारे पास, अब जो यूज़र की क्वेरी है उस क्वेरी को हम एम्बेडिंग में कन्वर्ट करेंगे, एंड रिट्रीवर की हेल्प से हम वेक्टर स्टोर में सिमेंटिक सर्च परफॉर्म करके जो हमारे पास मोस्ट रिसेंट चंक्स होंगे, जो भी मोस्ट रेलेवेंट चंक्स होंगे, सॉरी, जो मोस्ट रेलेवेंट के चंक्स होंगे उसको रिट्रीव कर लेंगे। अब जो हमारे पास ये क्वेरी थी इसको हम कॉन्टेक्स्ट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, मतलब प्लस किया इसमें, एंड हमारे जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट था उसमें पास कर दिया। अब प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में हमारे पास आ गया क्वेरी प्लस कॉन्टेक्स्ट। इसमें हमारे पास अदर थिंग्स भी होती हैं, लाइक जैसे अगर रोल डिफाइन करने हम कन्वर्सेशनल चैट्स के लिए तो वो कर सकते हैं। एंड जो हमारा प्रॉम्प्ट है वो हमारा हमने पास कर दिया LLM में, एंड देन LLM हमें फाइनल रिस्पॉन्स देगा। जो हमारे पास स्टार्टिंग में हमने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, ये हमारा रिस्पॉन्स आएगा इस डॉक्यूमेंट से, जो कि हमारे पास मोर एक्यूरेट होगा एंड इंश्योर करेगा कि हमारा जो प्राइवेट डाटा है वो भी सिक्योर रहे। अब नेक्स्ट रैग आर्किटेक्चर के बाद हम इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हमने अगर रैग को इम्प्लीमेंट करने हैं बेसिक इसकी फंक्शनैलिटी तो कैसे करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने इधर सैम्पल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है। अब सैम्पल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है जिसमें हमने 3 पेजेस बनाए हैं, जैसे इसमें रैग कंबाइन रिट्रीवल विद जनरेशन टू इम्प्रूव एक्यूरेसी, ये फर्स्ट पेज है। सेकंड है फेज इज़ द वेक्टर डेटाबेस यूज्ड फॉर द सिमिलरिटी सर्च, एंड थर्ड है ओपन AI प्रोवाइड GPT मॉडल फॉर टेक्स्ट जनरेशन। ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब डॉक्यूमेंट आ गया हमारे पास। अब इस डॉक्यूमेंट को हमने स्प्लिट करना है। ये हमारे पास सैम्पल डॉक्यूमेंट है एग्जाम्पल्स के लिए।
एंड अब स्प्लिट करने के लिए हमने फंक्शन यूज़ किया है रिकर्सिव कैरेक्टर स्प्लिट, मतलब ये हमारे चंक्स के बेस पे, चंक साइज़ के बेस पे डिवाइड करेगा। अब इधर मैंने दो आर्गूमेंट पास किए हैं, एक है हमारे पास चंक साइज़ एंड एक है हमारे पास चंक ओवरलैप। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो जैसे एग्जांपल की समझते हैं इसको कि ओवरलैप करना क्यों ज़रूरी है। जैसे इधर मैंने वैल्यू सेट की है 20। सो एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे, जैसे राहुल इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इसके आगे कुछ, इसके आगे वाला सेंटेंस है ही इज़ आल्सो ए गुड सिंगर। एंड इसके आगे कुछ टेक्स्ट है, इसके पीछे भी कुछ टेक्स्ट है। अब अगर हम ओवरलैपिंग नहीं करते हैं, जैसे मान लो हमारा जो कॉन्टेक्स्ट की लेंथ थी वो यहाँ पर एंड हो गई, तो एक कॉन्टेक्स्ट, एक चंक ये आ गया एंड एक चंक हमारा इसके आगे वाला आ गया। अब इससे क्या नुकसान हो रहा है, अब पिछले वाला चंक था उसमें तो पता है हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब ये चंक आया तो इसमें हमने ही स्पेसिफाई कर दिया। अब इसको पिछले कंटेक्स्ट का पता नहीं है, तो हम इसको इसमें सिमेंटिकली इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे कि ही यहाँ पर क्या रेफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हम कुछ ओवरलैपिंग करनी पड़ती है ताकि जो उसका पिछला सिमेंटिक मीनिंग था और अगला सिमेंटिक मीनिंग है वो आपस से कोरिलेट हो सकें। तो इसके लिए हम ओवरलैपिंग की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं जो हमारे पास सिमेंटिक मीनिंग के लिए यूज़ होता है। अब हमारे पास स्प्लिटर इंस्टांस क्रिएट किया था एंड उसमें स्प्लिट डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज़ करके हम डॉक्यूमेंट को चंक साइज़ में के बेस पे स्प्लिट कर देंगे। अब नेक्स्ट हम एम्बेडिंग के लिए एक इंस्टांस क्रिएट करेंगे, मतलब एक मॉडल का इंस्टांस क्रिएट करेंगे एंड देन जो हमने वेक्टर डेटाबेस यूज़ करने लाइक इधर हमने फेस वेक्टर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें फ्रॉम डॉक्यूमेंट फंक्शन का यूज़ करके हम इसमें पास कर देंगे चंक और एम्बेडिंग। अब एम्बेडिंग चंक्स पे अप्लाई हो गया एंड जो हमारे पास वेक्टर आएगा एम्बेडिंग का जो मॉडल है वो एम्बेडिंग क्रिएट करेगा उन चंक्स की एंड वेक्टर स्टोर में स्टोर कर देगा। अब नेक्स्ट है हमने रिट्रीव करना है, उसके लिए हमने रिट्रीवर क्रिएट किया है वेक्टर स्टोर डॉट एज रिट्रीवर। अब इसके बाद हमने कौन सा LLM यूज़ करना है उसके लिए इंस्टांस क्रिएट किया। हमने तो चैट ओपन आएगा मॉडल GPT 3.5 टर्बो यूज़ कर रहे हैं। टेम्परेचर की वैल्यू सेट की है हमने 0, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि टेम्परेचर आपको क्रिएटिविटी की वैल्यू स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट हमने प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में प्रॉम्प्ट क्रिएट किया एंड आफ्टर दैट हमने एक रैग की चेन क्रिएट करनी है। अब रैग चेन में मैंने एक रनेबल पैरेलल, मतलब कि हमने पैरेलल चेन क्रिएट की है एक चेन के अंदर, इसमें हमने रिट्रीव किया है कॉन्टेक्स्ट को जो कि ये रिट्रीवर ला के देगा एंड क्वेश्चंस के लिए हमने किया है रनेबल पास थ्रो, मतलब इसमें हमने कुछ भी परफॉर्म नहीं करना है, एक तरह का स्कीप ऑपरेशन परफॉर्म करना है, हमने सिर्फ जो हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा उसी को यूज़ करना है। सो रनेबल पैरेलल से हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ गया, प्लस अब चेन क्रिएट कर रहे हैं हम, तो इसमें हम पाइप ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमने नेक्स्ट यूज़ किया प्रॉम्प्ट, नेक्स्ट यूज़ किया जो हमारे पास LLM एंड लास्ट में स्ट्रक्चर आउटपुट पार्सर जो आपको एक स्ट्रक्चर मतलब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में फाइनल आउटपुट देगा। अब ये तो हमने एक चेन क्रिएट कर ली और इसके बाद हमने क्वेरी स्पेसिफाई की एंड क्वेरी के बाद हमने रिस्पॉन्स जो भी हमारी रैग पाइपलाइन है जो हम उसमें डॉक्यूमेंट था उससे रिस्पॉन्स रिट्रीव करना है। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि चेन होती है वो रनेबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है जो कि हमें इनवोक मेथड प्रोवाइड करती है जो हमें स्पेसिफाई करती है इनपुट आउटपुट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक कंपोनेंट की आउटपुट दूसरे में इनपुट कैसे वर्क करेगी। सो इससे हमें फाइनल रिस्पॉन्स क्रिएट होके आ जाएगा। सो इसमें जो मेन फंक्शनैलिटी रही है रैग की, रैग कैसे वर्क कर रहा है। सो एक बार इसको हम क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट को लोड कर रहे हैं, लोड करने के बाद स्प्लिट कर रहे हैं, स्प्लिट करने के बाद एम्बेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, उसको हम स्टोर कर रहे हैं किसी वेक्टर DB में। फिर हम यूज़र की क्वेरी के बेस पे रिट्रीवर की हेल्प से
कॉन्टेक्स्ट निकाल रहे हैं, जो भी मोस्ट रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, जो हमारे पास क्वेरी और कॉन्टेक्स्ट है उसको कंबाइन करके हम प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में भेज रहे हैं, जो कि डायनेमिक प्रॉम्प्ट क्रिएट करेगा। उसके बाद इस प्रॉम्प्ट को हम अपने एलएलएम को पास कर रहे हैं एंड एलएलएम हमारे पास रिजल्ट्स देगा, जो हमारा फाइनल रिस्पॉन्स होगा। सो ये इसके मेन वर्किंग स्टेप्स थे। एंड इसी के साथ जो हमारे पास लैंगचेन के जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे वो हमारे पास एंड हो गए हैं। एंड इसमें मैंने ट्राई किया है कि जितना मैं आपको अच्छे से बता सकता था वो मैंने आपको बताया। अगर फिर भी आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक आपको दोबारा डिटेल में रिपीट करना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।